मैं खुश हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो नहीं इंसाफ, जब उसको फांसी होगी। जैसे नहीं मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई, उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। मेरी आगे की तैयारी, मेरी आगे की लड़ाई बाकी, मैं लड़ाई संघर्ष करूंगी, संघर्ष मेरा जारी रहेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2 बड़ी जीत। सही सुना आपने दोस्तों। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व नेता जिसके लिए बीजेपी का अप्रत्यक्ष समर्थन था, कुलदीप सिंह सेंगर अब जेल में ही रहेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उसकी जमानत जो है वो रद्द हो गई है। बड़ी जीत, बड़ा फैसला। और उसके अलावा अरावली पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलट दिया। सही सुना आपने। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर जनता मुद्दे उठाए, जनता मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे और अगर जनता का दबाव सरकार पर होगा तो सरकार को ही नहीं अदालत को भी झुकना पड़ेगा। क्योंकि यह मत भूलिए दोस्तों कि अरावली पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियां हैं उन्हें अरावली पहाड़ियों का हिस्सा माना जाए, बाकी सब में काम हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाने वाला हूं कि कुलदीप सिंह सेंगर, उसकी जमानत जो है वो रद्द हो गई है। आपकी स्क्रीन पर खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सेंगर को नोटिस भी जारी किया है। सबसे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन पर वो मार्मिक लम्हा जब ये फैसला आया, और देखिए सामाजिक कार्यकर्ता जो लगातार उन्नाव पीड़िता के साथ खड़ी हुई थी किस तरह से उनको गले लगाती हैं। और इस मौके पर बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसकी मां की बात सुने। आपको याद है दोस्तों कल क्या हुआ था? कल जब उन्नाव रेप पीड़िता के पक्ष में कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य कुलदीप भारद्वाज मां के मुंह पर आकर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाता है। आज वो मां सामने आई, उसने इस फैसले पर अपनी राय जतलाई। सुनिए उस मां की ये आवाज, ये साहसी आवाज। हम खुश हैं सुप्रीम कोर्ट पर, धन्यवाद। से खुश है केवल 2 जजों ने मेरे साथ गलत किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। एक अपना पति खोए बैठी है वो इंसान, उसके बच्चों को हिसाब मिलना चाहिए। कि आजीवन कारावास बरकरार रहेगा जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे दिया है, आगे जब सुनवाई होगी? नहीं, सीधा फांसी होना चाहिए। मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए, सारे बाहर घूम रहे हैं। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, इस पूरे मामले में योगिता भयाना का जो किरदार है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब उसके लिए उम्मीद न के बराबर हो गई थी, तब योगिता भयाना ही थी जो उन्हें इंडिया गेट ले गई। योगिता और वो दोनों सड़क पर बैठे प्रदर्शन कर रहे थे, ठिठुरती ठंड में वो अपनी बात रख रहे थे। इस मौके पर बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सुने कि योगिता भयाना क्या कह रही हैं। नमस्कार, मैं आज सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का स्वागत करती हूं और मैं धन्यवाद करना चाहती हूं हमारे मीडिया भाई बंधुओं का और हमारी जनता का जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया इस बेटी को। और जैसे कि निर्भया के समय पे कांग्रेस की सरकार थी, तभी हम सड़कों पर उतरे थे, तभी हमें लोगों का सपोर्ट मिला था। और आज सरकार दूसरी है पर बेटियों की लड़ाई जारी है। और जो ये समर्थन हमें मिलता है मीडिया से या लोगों से जो बिल्कुल सोचते हैं हमारी बेटियों के लिए, वो बहुत अतुलनीय है। और मुझे लगता है चाहे वो निर्भया की लड़ाई हो, चाहे वो उन्नाव की बेटी की लड़ाई हो, आप सभी ने जो साथ दिया है ये उसकी वजह से आज का दिन हमें देखना पड़ा है। मैं दिल से आपका थैंक यू करती हूँ कि आप इस मुहिम में मुझसे जुड़े रहे और इस बिटिया के लिए न्याय की मांग लगातार करते रहे। एंड ऑफ कोर्स कौन भूल सकता है महमूद प्राचा साहब को, जो कि पीड़िता के वकील हैं। मगर यहां पर वो एक चेतावनी भी दे रहे हैं, धीमी स्वर में चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जीत नहीं है, मगर हां पीड़िता को थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि महमूद प्राचा भी जानते हैं, जो कि एक तजुर्बेकार वकील हैं, वो जानते हैं कि ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलनी है। सुनिए पत्रकारों के बीच क्या कहा महमूद प्राचा ने। बात थोड़ी लंबी है मगर जरूरी है, सुना जाए। बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है, ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद है। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिला। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। और इसीलिए इस जजमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी वो इतनी महान दयालुता जो दिखाई थी इस कॉन्विक्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसको मैं बोलता हूँ एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, वो इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, उनके साथ बहुत बड़ा गैंग भी है। और आज आप लोगों ने अंदर भी देख लिया होगा कि हम लोगों की संख्या इतनी सी थी उन लोगों की संख्या के आगे, और हमें दोनों तरफ से मुकाबला करना पड़ा था, इस तरफ से भी और उस तरफ से। तो टेक्निकल ग्राउंड पे आज कोर्ट ने फिर भी हमें मेन मेरिट से सुनने का मौका, सुनवाई करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो सीबीआई ने बोला है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमारे पास अभी मेजर पोर्शन है जिसमें ये पब्लिक सर्वेंट की बात तो बहुत छोटी है ना, पब्लिक सर्वेंट के अलावा ये पर्सन इन डोमिनेंस इन कंट्रोल है, क्योंकि इसी जजमेंट में लिखा हुआ है कि कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने पंचायत होल्ड करके सबको बुलाया था अपने सामने और ये बोला था कि केस फाइल करो या ना करो, ये मैं तय करूंगा। इस तरह की बातें इसी जजमेंट में लिखी हुई। तो हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला, हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला कि जो दूसरा मेजर इशू है जिस वजह से ये सस्पेंशन दी गई थी, तो इसलिए दी गई थी कि सिर्फ 7 साल की मिनिमम सजा है। अब जब मिनिमम सजा इतनी है
तो इसको छोड़ देना चाहिए। ये ग्राउंड था जो हम चैलेंज करेंगे, भी क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो मैक्सिमम पनिशमेंट देखी जाती है ना, ये कोर्ट कोई भी हाई कोर्ट ये फैसला तभी दे सकती है जबकि वो डिटेल में फैसला देके, इसमें मिनिमम पनिशमेंट से ज्यादा दी नहीं जा सकती। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, समानांतर तौर पर राहुल गांधी के किरदार को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्नाव की पीड़िता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास वक्त नहीं था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस से मिल सकते हैं, जी हां, जो प्रोपेगेंडा फिल्म्स के हीरोज के साथ मुलाकात कर सकते हैं, उनके पास उन्नाव की जो पीड़िता हैं उसके लिए मिलने का वक्त नहीं था। तो उन्नाव की पीड़िता राहुल और सोनिया से मिलने गई, उनसे मुलाकात की, लिहाजा कांग्रेस का किरदार भी इस पूरे मामले में बहुत अहम हो जाता है। सुनिए पार्टी की नेता अलका लांबा, जो कि इस मामले में वकील भी थी, उन्होंने क्या कहा, सुना जाए। के साथ खड़े हुए एक एक शख्स की ये बहुत बड़ी जीत है और तमाचा जोरदार उनके मुंह पर पड़ा है, जिन्होंने इस लड़ाई को कमजोर करके कुलदीप सिंह सेंगर जैसे नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को बचाने की, हत्यारों को बचाने की कोशिश की। उनके मुंह पर जोरदार तमाचा। सरकार ने इस लड़ाई को मजबूती से अगर हाईकोर्ट में लड़ा होता तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाकर हमें देखना ना पड़ता, लेकिन हाईकोर्ट में सीबीआई ने इस लड़ाई को, सरकार ने इस लड़ाई को कमजोर कर दिया, जिसका लाभ दोषी कुलदीप सिंह सेंगर जैसे को मिल गया और उनका फैसला आता है, उन्हें रिहा किया जाएगा। आज हमारी जो एक न्याय की उम्मीद की किरण थी वो जिंदा सुप्रीम कोर्ट ने रखी है और हम इस लड़ाई को अभी आगे लेकर जाएंगे। आपको यह भी समझना पड़ेगा दोस्तों, इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी क्यों अप्रत्यक्ष तौर पर कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़ी थी। हालांकि कुलदीप सिंह सेंगर अब भाजपा का सदस्य नहीं है। क्यों? इस तस्वीर को देखिए, यहां पर आप कुलदीप सिंह सेंगर को देख रहे हैं आरएसएस की वेशभूषा में, यानी कि कुलदीप सिंह सेंगर संघ का जो पूरा इकोसिस्टम है उसके अंदर घुसा हुआ था। यह व्यक्ति सिर्फ भाजपा का नेता नहीं था, यह व्यक्ति आरएसएस से जुड़ा था, यह व्यक्ति मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बेहद करीबी था। और यही वजह थी कि कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में कई भारतीय जनता पार्टी के नेता आए। यही वजह थी कि ये सो कॉल्ड राइट विंगर बरखा तेहन कल आए सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर के इस तख्ती के साथ वहां आई थी, जबकि कुलदीप सिंह सेंगर कोई आरोपी नहीं थे, वो एक गुनहगार है। जी हां, बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उसके पक्ष में आए। फिर देखिए इस तस्वीर को, कुलदीप सिंह सेंगर आरएसएस की वेशभूषा में। यह तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, जिस व्यक्ति के जिस्म पर आरएसएस की वेशभूषा हो, उसके खिलाफ भाजपा कैसे जा सकती है? तो कहीं ना कहीं यह एक संदेश है, इस देश की औरत से ज्यादा, इस देश के आम इंसान से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को पसंद है आरएसएस के लोग। यही वजह है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खामोश रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सामने उभर कर आते हैं और याद कीजिएगा किस तरह से कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में बयान देते हैं। आपको याद है ओम प्रकाश राजभर, पत्रकारों ने उन्नाव रेप पीड़िता के बारे में उनसे सवाल पूछा था, आपको याद है किस तरह से हंस रहे थे? सुनिए। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है दिल्ली से। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आम इंसान जब सड़क पर उतरता है, जब सरकार पर दबाव बनाता है, तो उसका परिणाम दिखाई देता है। कुलदीप सिंह सेंगर मामले में लोग नाराज थे, उग्र थे। अब देखिए अरावली मामले में क्या हुआ। दोस्तों अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो मोदी सरकार की सिफारिश के बाद आया था। मोदी सरकार ने अपनी सिफारिश में क्या कहा था कि 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ी है उसे ही पहाड़ी माना जाए। फिर आपको याद होगा उसके बाद माननीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जो प्रदूषण के पूरे मुद्दे पर गायब रहते हैं, उन्होंने ढेरों इंटरव्यूज दे डाले कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे लोगों का नुकसान होगा। यह जो फैसला है वो पर्यावरण के खिलाफ नहीं है। 90% अरावली की पहाड़ियां बची रहेंगी। तमाम तर्क दिए गए, मगर साथ साथ यह भी कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। इस तरह की बातें भी की जा रही थी। यानी कि जो कहा जाता है ना, ये तो दोगलापन है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। मगर लोग सड़कों पर थे, लोग इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अरावली दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इन कई राज्यों की ऑक्सीजन सप्लाई थी, फेफड़ों का काम करती थी, और अगर इस फैसले पर अमल किया जाता तो यह बहुत घातक होता। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इस मामले में पूरा फैसला क्या है, आपकी स्क्रीन पर। अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश 20 नवंबर को जारी अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। तब तक खनन भी नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाए जो जांच करेगी। यह कमेटी मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी। इसके बाद संबंधित मुद्दों पर कोर्ट को सुझाव देगी। कोर्ट ने केंद्र और अरावली के 4 राज्यों यानी राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा को भी नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर अपने स्वतः संज्ञान पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी है। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी साबित हो गया। कुछ दिनों से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और खासतौर से अशोक गहलोत जी और मैं अरावली को लेकर राजनीति कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो परिभाषा मोदी सरकार लगी हुई थी अरावली पर्वत और पर्वतमाला की परिभाषा बदलने में, कि ये कहने के लिए कि सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई के ऊपर पर्वतमाला माना जाएगा और जो छोटे छोटे पहाड़े हैं, छोटे छोटे टीला होता है, टिकरियां होती हैं, जो छोटे पहाड़ होते हैं, उसको अरावली की परिभाषा में नहीं शामिल किया जाएगा। हमने ये मुद्दा उठाया, हमारे भौगोलिक और प्राकृतिक धरोहर है ये, और इसको बिगाड़ने में लगे हुए थे। बचाने का कोई इरादा नहीं था, बेचने का इरादा था। माइनिंग और बढ़े, वहाँ रियल एस्टेट बढ़े, और अभी जितना हम प्रदूषण काल में जी रहे हैं उसको और भी भयंकर प्रदूषण लाए। तो हमने ये मुद्दे उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब तक परिभाषा हम बदलेंगे नहीं, इस पर और विश्लेषण होगा, अध्ययन होगा, इस पर विचार होगा, और हम मानते हैं कि अरावली पर्यावरण के नजरिए से एक बड़ा संवेदनशील मामला है। मैं इसको हार या जीत नहीं देख मानता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भूपेंद्र यादव जी को इस्तीफा देना चाहिए। सिर्फ एक ही मांग है
क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया। आज सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया कि वो आरोप गलत था, और खुद ये भूपेंद्र यादव जी और राजस्थान सरकार लगे हुए हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व की जो सीमा है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की सीमा, उसको बदलने में लगे हुए हैं, अरावली को बेचने में लगे हुए हैं। सुनिए इस बारे में क्या कहते हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत। सुना जाए उनकी बात। देखिए, जब से ये अरावली को लेके इशू बना है तब से लगातार हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं इसमें हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। हमें बहुत ही प्रसन्नता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, हम उसका स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी समझ जाएगी कि जनता क्या चाहती है। पूरे चारों प्रदेशों की जनता ने भी, देश ने भी जिस प्रकार से आंदोलन में भाग लिया, सड़कों पर उतरे हों, चाहे वो मीडिया में दिए हों, चाहे वो आंदोलन किए हों किसी न किसी रूप में, तो ये समझ के परे हैं कि मंत्री जी समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार वो जिद्दी स्वभाव के बने हुए थे, हमने ये मेरा 5वां रिकॉर्डिंग हुआ आज। बार बार मैं बोलता हूँ कि भाई हमें राजनीति नहीं करनी, पर ये इशू ऐसा आने वाली जनरेशन के लिए भी ये घातक होगा। अरावली पहाड़ी है, नहीं रहेगी तो क्या होगा, ये मुझसे ज़्यादा पूरा देश जानता है, वैज्ञानिक जानते हैं, पर्यावरणविद जानते हैं। ये सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है। अब मुझे उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 का फैसला दिया है, पहली सुनवाई के अंदर शियो मोटो केस अपने हाथ में लेकर के स्टे किया है, इससे अपने मायने होना ये समझना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ नए सिरे से जो प्रस्ताव जाएगा उसमें सत्य इस बात का आभास होगा कि सरकार की अप्रोच बदली है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। एक बात मैं और कहना चाहूँगा इस मौके पर, पहले कमेटी बनी थी सीईसी, सीधा रिपोर्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट को, उसको खत्म क्यों किया गया, इसका जवाब दें मंत्री जी। खत्म करके सीईसी के नाम से ही अपने विभाग में कमेटी बना दी है। वो असेसमेंट करके रिपोर्ट किसको देगी, सरकार को देगी। सरकार चाहे रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर ले या कुछ भी कर ले। मगर जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये जीत आसान जीत नहीं थी, क्योंकि जनता सड़कों पर उतरी थी। ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई थी, मगर अफसोस की बात, जनता सड़कों पर थी, मुद्दे उठा रही थी, मगर इस गोदी मीडिया की कान में जूं तक नहीं रेंग रही थी। याद कीजिएगा, तमाम डिजिटल पत्रकारों में अरावली के मुद्दे को मैंने पूरी गंभीरता, पूरी शिद्दत के साथ उठाया। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि अरावली मुद्दों का मामला जो है सीधे तौर पर आम लोगों से जुड़ा हुआ है। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि सरकार मुझ पर क्या दबिश डालेगी, मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि जनता इस मुद्दे को देखेगी या नहीं देखेगी। क्योंकि अक्सर मैंने अपने मंच पर देखा है कि जो प्रदूषण से जुड़े मुद्दे होते हैं, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे होते हैं, जनता उसे देखना ही नहीं चाहती है। मगर दिलचस्प बात यह है, खूबसूरत बात यह है कि लोगों ने इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से उठाया था। आपको याद है मेवाड़ी बाई ने, जिगिशा ने इस मुद्दे को किस तरह से उठाया था अपने इंस्टाग्राम के इस पोस्ट में। दोबारा उसे सुना जाए दोस्तों, सुना जाए। जो पहाड़ी 100 मीटर ऊपर रहेगा वही अरावली कहलाएगा, और 100 मीटर नीचे भले 99 मीटर भी है तो भी वो अरावली नहीं है। क्यों सर? 99 मीटर की पहाड़ी की सांस नहीं ले गई, 99 मीटर की चट्टान पानी नहीं रोके गई कि बच्चे 100 मीटर नीचे जितने भी पहाड़ियां बनाने आप कुर्बान नहीं बातें कर ली थी क्योंकि आपकी कागज फाइल में फिट नहीं आई थी। एक बात आप साफ साफ सुन लीजिए, आप जमीन नहीं छू रहे हैं, आप हमारा घर छू रहे हैं। आप इन्हें भली नियम को, भली परिभाषा को, भली विकास को, मां तो इन्हें हम लोग कहां हंसा। ये हमला है हमारे घर पे, हमारी पहाड़ियों पे, हमारे पानी पे, हमारे रहन सहन पे, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। मतलब सीधा सीधा राजस्थान पर हमला। अरावली कोई लैंड नहीं है जो थे नक्शा पे खींच दी। अरावली कोई नंबर नहीं है जिन्हें काट दी दो थे। अरावली जीवती है, जीवती चीजें नाप्यो नहीं जावे। मां अटार पूर्वज की कहानियां होनी है, भणी है। एक लाइन बता दूं, खेजड़ी ना बातें मां अमृता देवी बिश्नोई गर्दन कटे दीदी। अबे तो बात पूरी पर्वत श्रृंखला की वेरी है। ठाणे वाला के राजस्थान चुप रहेगा? कोई माइनिंग जोन नहीं है अरावली, विरासत है, माणी पहचान है, अस्तित्व मानो। और एक बात, राजस्थान गुलाम नहीं है, ना कभी गुलाम रियो है, ना कभी गुलाम बनाने की कोशिश भी मत करजो। ना पैसा हूं, ना कागज हूं, ना एसी का कमरा में बेन फैसला करवाऊं। आप भली मशीना लेना हो, आप भली बुलडोजर लेना हो, आप भली कानून लेना हो। आप यह बात याद रखो कि अरावली रा धूला रो एक एक कण माना पूर्वजारी कहानी केवे। माने अरावली रो हर एक भाटो, हर एक कांकरो प्रतिरोध देखियो। हर पहाड़ जाने है कि उबो किस तरह करे और खड़ा कैसे रहना है, हमने हमारे पहाड़ों से ही सीखा है। अगर आपने रास्ता नहीं बदला तो आप ये समझ लीजिए कि आप विकास नहीं कर रहे हैं, आप हमारे घरों पर हमला कर रहे हैं। और बात यदि घर भी आ जाए तो पचे राजस्थान बहसबाजी नहीं करे, पचे राजस्थान उबो भी जा उठ खड़ा होता है। मैं और कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ इतना कहूंगी कि हमारे गांव में आके हमारी बूढ़ी माताओं से हमारे पूर्वजों की कहानियां सुन लीजिएगा, उसके बाद आप हिम्मत करिएगा हमारी अरावली और हमारे घर को सुनिए। तो ऐसे ढेरों प्रदर्शन हुए थे उस दौरान, और एक बार फिर अरावली मामले ने यह प्रमाणित कर दिया है कि मुद्दों के प्रति जनता को सजग रहना चाहिए। मुद्दों के प्रति हम उदासीन नहीं हो सकते। पिछले 11 सालों से यही तो हो रहा है कि हमारे नसों में धर्मांधता का जहर भरा जा रहा है। वही हम सड़कों पर देखते हैं, वही हम देखते हैं कि क्रिसमस के आयोजनों में बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडे जो हैं वो पहुंच जाते हैं और हुड़दंग मचाते हैं, अराजकता मचाते हैं। यही हमने देहरादून में देखा था जब एंजल चकमा को चाइनीज मोमो और चिंकी कहकर मौत के घाट उतार दिया गया था। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हर गली में मानो एक सांकेतिक पेट्रोल छिड़का जा चुका है। हमें मानसिक तौर पर कुंद किया जा चुका है, मानसिक तौर पर बौना बनाया गया है, और यह हो रहा है इस खूबसूरत देश के साथ। मगर अरावली के मुद्दों पर लोगों ने बतलाया कि हम सरकार पर भी दबाव डालेंगे और कोर्ट पर भी दबाव डालेंगे, और विपक्ष यानी कांग्रेस इस मुद्दे पर सक्रिय थी। यह सबक न सिर्फ जनता के लिए बल्कि विपक्षी दलों के लिए भी। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, सिर्फ सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट के दोनों बड़े फैसले भाजपा की करारी हार, दोनों बड़े फैसले जो प्रमाणित करते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अविनाश शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।